हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक के 5th पार्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है कैलाश मांजू बिश्नोई जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं चोमू स्वागत करता हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 5 को। 14 आईएएस बनने की चूहा दौड़। आजकल काफी बड़ी संख्या में लोग सिविल सेवाओं को पसंद करने लगे हैं। दरअसल भारत में आईएएस को सिर्फ एक नौकरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रतिष्ठा समझा जाता है। लोग आईएएस से जुड़ी प्रशासनिक शक्तियों और सुविधाओं से इतने ज्यादा प्रेरित हैं कि इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि आईएएस तो जिले का राजा होता है और इसी ताजपोशी के लिए सभी कड़ी मेहनत करते हैं। कहने को तो आईएएस एक प्रशासनिक नौकरी है, पर जिले से जुड़े सभी राज्य सरकार के विभाग कहीं न कहीं इसी पद से जुड़े होते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का आकर्षण न केवल बना हुआ है, बल्कि हाल के वर्षों में बढ़ा ही है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई के लिए लगभग 10 लाख आवेदन प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से आईएएस और आईपीएस के लिए लगभग 380 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अब दिलचस्प सवाल यह है कि भारतीय युवाओं के लिए करियर की सबसे बड़ी पसंद आईएएस और आईपीएस ही क्यों है? इसका एक मुख्य कारण है आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दी जाने वाली प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। आईएएस के लिए उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA में आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान भावी अधिकारियों को विभिन्न शिक्षाविदों और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों से मिलने का अवसर मिलता है। पढ़ाई के अलावा इस ट्रेनिंग में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैराकी, ट्रेकिंग, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग आदि भी सिखाई जाती है। नियमित अंतराल पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भारत और विदेशों में इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती है। जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक के रूप में एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जिले का असली मालिक होता है। वास्तव में जिला कलेक्टर के रूप में एक आईएएस अधिकारी जिले के सभी विभागों और सरकारी एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करता है। शहर में कोई भी कार्य कराने के लिए कलेक्टर आईएएस या एसएसपी आईपीएस की अनुमति लेनी होती है। जैसे शस्त्र का लाइसेंस लेना हो, शहर में सर्कस या प्रदर्शनी लगानी हो, जेल की श्रेणी में परिवर्तन कराना हो, तो डीएम आईएएस की अनुमति आवश्यक होती है। यहां तक कि बिना चीफ सेक्रेटरी की सलाह के राज्य का कोई मंत्री समाचार पत्र में विज्ञापन तक नहीं दे सकता। शहर में रैली निकालने के लिए भी पुलिस आईपीएस की अनुमति लेनी पड़ती है। इन व्यापक शक्तियों के अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को संविधान से सुरक्षा प्राप्त होती है। भले ही वे राज्य सरकार के अधीन काम करते हों, परंतु केवल भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति होती है। इस संवैधानिक सुरक्षा के कारण उन्हें कुशलता से और राजनीतिक दबावों से मुक्त होकर काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य में सेवा कर रहे हों। देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का वेतनमान समान होता है। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए इनके वेतन और भत्ते उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं। हालांकि वेतन और भत्ते इस सेवा का मुख्य आकर्षण नहीं है। इनके अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालयों में कार्यरत आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विशाल घर, जैसे कलेक्टर का बंगला, वाहन, अंगरक्षक आदि की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कल्पना कीजिए, 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में लगभग 5000 आईएएस
और 4000 आईपीएस अधिकारी ही हैं। नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के कारण भारतीय समाज में इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। मंत्रियों, उच्च स्तरीय राजनेताओं, व्यवसायियों और मशहूर हस्तियों से निकटता भी इन पदों को और आकर्षक बनाती है। इन पदों पर रहते हुए समाज की सेवा के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। आईएएस अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आम आदमी के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। विकास के लिए कानून व्यवस्था का दुरुस्त रहना अनिवार्य होता है, जिसके लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है तथा संकट की किसी भी परिस्थिति में वे विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श करके शांति बहाल करने और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। वास्तव में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जीवन शैली इस सेवा का सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु है। इन अधिकारियों को कार्य की व्यस्तता के साथ साथ जीवन जीने की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार और समाज में सम्माननीय जगह होने की वजह से उन्हें खेल, संगीत, शिक्षण आदि से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से जुड़ने का मौका मिलता है। शहर के महत्वपूर्ण क्लबों, संघों और संगठनों में कई बार उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इससे उन्हें उन संगठनों के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने का पर्याप्त मौका मिलता है। आईएएस और आईपीएस की अनूठी विशेषता यह है कि इन अधिकारियों को स्थानीय स्तर, जिला और राज्य, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करने के अवसर मिलते हैं। हालांकि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को किसी राज्य विशेष में तैनात किया जाता है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद उन्हें संघ सरकार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये अधिकारी केंद्र तथा केंद्रीय संगठनों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। आईपीएस अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएएस अधिकारी वैश्विक अंतर सरकारी संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक समूह, विश्व व्यापार संगठन आदि में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीएस अधिकारियों को अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ की इकाइयों में विदेशों में तैनात किया जाता है, जो भारत की प्राथमिक विदेशी खुफिया एजेंसी है। सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकार के भीतर और बाहर प्रचुर अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि संवैधानिक निकायों के लिए आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य लोक सेवा आयोगों और सार्वजनिक निगमों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करती है। निजी क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए कई अवसर होते हैं। वास्तव में कई अधिकारियों ने हाल के वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा वीआरएस लेकर निजी कंपनियों में बड़े पदों पर तैनाती ली है। इतनी सुविधा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण सभी विद्यार्थी अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर ही आईएएस आईपीएस बनने के बारे में सोचते हैं। कोरोना काल की पहली लहर के बाद प्रेम सुख डेलू, जो गुजरात कैडर के आईपीएस थे, उन्होंने शादी करने का प्लान बनाया। मैंने और एंजल ने भी शादी में शिरकत की। जब शादी में जाने के लिए एंजल सज संवर रही थी, तो एंजल की छोटी बहन प्रिया ने उनके रूम में एंट्री ली और चुटकी लेते हुए कहा, सज रही हो सजना के लिए। जब एंजल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो प्रिया बोली, बहन तुझे हुआ क्या है? खुशी से मुखड़ा चमक दमक रहा है। ओह समझी, पुरुष मित्र से मिलकर आ रही है। आज तो पूरा मन कर रहा है कि मैं मम्मा को बता ही दूं कि उनकी प्यारी और लाडली का बॉयफ्रेंड है और वो उससे यदाकदा मिलती है। बता दे मुझे कि फर्क पैंदा। पता है मम्मी को कोई ऐतराज नहीं होगा। वो तेरी तरह संकीर्ण मानसिकता वाली थोड़ी ही है। हमारी मम्मी स्मार्ट, पढ़ी लिखी और वुमन एम्पावरमेंट की मिसाल है। शी वुड नॉट माइंड। वो जमाने के साथ चलना जानती है। एंजल ने प्रिया की पीठ पर धौल जमाते हुए जताया कि वो उससे उम्र, अनुभव
और बुद्धि में बड़ी है और वो छोटी है, इसलिए ज्यादा हवाबाजी न करे। शादी का पंडाल मेहमानों से भर चुका था। शादी की धूमधाम से वातावरण गूंज रहा था। मैंने एंजल से पूछा, क्या ख्याल है जनाब का, क्यों ना एक ही खर्चे में 2 शादियां हो जाएं? एक आईएएस की तथा एक आईपीएस की। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अच्छा जी, वैसे मेरे लिए दूल्हा कहाँ है? एंजल ने कहा, आसपास नजर दौड़ाओ, क्या पता कोई दीदार कर रहा हो। मैंने उत्तर दिया। उन्होंने प्रेम सुख डेलू की शादी में हल्के ग्रे सिल्क रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस दिन उसके चेहरे पर दिव्यता महसूस हो रही थी। तमाम तैयारियों के बीच हमारे नयन एक दूसरे पर आकर अटक जाते। मैं जब भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वो भी हौले से मुस्कुरा देती। सब कुछ पूरी शिद्दत से निपटाते हुए भी उसकी आंखें बार बार मेरे नयनों पर आकर अटक जाती। मैं उन्हें ऐसे खिलकर देख रहा था जैसे बसंत आने पर फूल खिल जाते हैं। एक सुंदर और दिव्य दृश्य के समक्ष मेरा तन मन झूम रहा था और रोम रोम खिल रहे थे। वो इस दुनिया की नहीं लगती थी। उनकी आहट से ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांसें ऊपर नीचे होने लगती। मैं मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि हौले हौले हो जाएगा प्यार। मैं अधूरा हूं तुम्हारे बिना, जैसे चांद अधूरा होता है चांदनी के बिना। इजाजत हो तो मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं। देखो ना, चांद के पास भी तो एक सितारा है। मैंने रोमांटिक लहजे में कहा। तो रोका किसने है? वैसे ब्लू जीन्स और व्हाइट कॉटन शर्ट के साथ गिरीश, तुम डैशिंग दिख रहे हो। अच्छा जी, आपको पसंद आया? किलिंग स्माइल के मालिक हो तुम। तुम्हारी स्माइल पर तो 50 लड़कियां मर मिटें। मुझ पर 50 लड़कियों को मरने मिटने की जरूरत नहीं है, बस तुम ही मर जाओ, काफी है। जब तू दांतों में क्लिप दबाकर खुले बाल बांधती है, कसम से एक बार तो जिंदगी वही रुक जाती है। तेरी सिर्फ एक झलक ने खरीद लिया हमें। बहुत गुमान था हमें, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। एंजल ने कहा, वाह क्या बात है, तुझे जब से मैंने धड़कनों में बसाया तो धड़कने भी बोल उठीं। अब मजा आ रहा है धक धक करने में। मैंने कहा, अच्छा जी, एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। रोका बहुत कि राजेश बयां न हो, पर संभव कहा था कि आग लगे और धुआं न हो। वाह जी वाह, आपको देखकर क्रोधित गगन के तारे भी मेरी तरफ हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमारा एक तारा तुम्हारे पास कैसे? लगता है गिरीश, आज गुलाब जामुन की जगह शादी में कुछ शेर खा लिए हैं आपने। उन्होंने कहा, अपने यहां शादियों में जैसा माहौल होता है, दूल्हे के फूफा और दुल्हन के जीजा जैसे शराब में डूबकर नागिन डांस करते हैं, उससे शरीफ आदमी तक सकुचा जाता है। देवता तो उससे कई गुना ज्यादा सकुचाते होंगे। लेकिन क्या करें, शरीफ लोगों और देवताओं दोनों को शादियों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी ही पड़ती है। मैंने एंजल से कहा, हमारे समाज में शादी मेले जैसी भीड़ भाड़ वाली ही होती है ना? लोग ढोंग और दिखावा इतना ज्यादा करते हैं कि नाटकों में होने वाले दिखावे इनसे पीछे छूट जाते हैं। आजकल केवल रहन सहन में ही नहीं, रिश्तों के मामले में भी दिखावा बढ़ने लगा है। जीवन में अब पहले जैसी सहजता नहीं रही। एंजल ने कहा, हां, मैंने सहमत होते हुए कहा, यह समझना जरूरी है कि कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियां, डीजे, ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। बारात रवानगी फॉर्च्यूनर में और अगले दिन वहीं सीडी डीलक्स पर नजर आएंगे, तो फिर ये दिखावा क्यों? होना तो ये चाहिए कि शादी समारोह को सादे सरल तरीके से करें, दहेज लेने देने से परहेज करें, दिखावटी दुनिया से बाहर निकले और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। आज हर एक को यह संकल्प जरूर करना चाहिए कि न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे। सार यह है कि खुशी मनाएं जरूर, मगर अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर नहीं।
प्रेम सुख जी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके लिए ये खर्चा ज्यादा नहीं है, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बाकी लोगों को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार शादी पर खर्च करना चाहिए। किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। कपड़ों को भी बहुत ज्यादा दिखावे की चीज नहीं बनाना चाहिए। वस्त्रों की उपयोगिता शरीर के लिए होनी चाहिए, न कि प्रदर्शन के लिए। अफसोस की बात यह है कि शादियों में दिखावा जितना बढ़ रहा है, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिखावेपन की संस्कृति में आखिरकार पैसों की कीमत ही बढ़ रही है। एंजल ने कहा, एक व्यक्ति ने शादी में जितना धन खर्च किया तथा शान दिखाई, दूसरा व्यक्ति उससे दुगनी शान दिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। समाज का अहम हिस्सा होने की वजह से जाने अनजाने हम सब दिखावे की कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जोड़ा, हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि जो आप नहीं है उसका दिखावा क्यों। इस महीन अंतर को भी समझने की जरूरत है कि जीवन में दिखावट जरूरी है, लेकिन दिखावटीपन गैर जरूरी। आज के समय में दिखावे की मुख्य वजह इच्छाओं का बढ़ना है, इसलिए इन पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना विकास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की सादा जीवन, उच्च विचार वाली कहावत का ध्यान रखते हुए बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा करना, यानी दिखावे भरी जिंदगी, बिल्कुल भी उचित नहीं कही जा सकती। दूसरों की तरह दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। जो लोग दिखावे में विश्वास करते हैं वे हमेशा बेचैन फिरते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से दूर रहकर सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जिए। मैंने कहा, देखो जी, हमारे नेता शादी में भी लेट आए हैं। एंजल ने कहा, नेता का कद इस बात से मापा जाता है कि वो कितना व्यस्त है। नेता लोग जब भी किसी शादी समारोह, सम्मेलन, सेमिनार में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में शिरकत करते हैं तो उनका लेट होना नेचुरल है। वे ये सोचकर लेट होते हैं कि वहां आई हुई पब्लिक सोचेगी कि ये हमारा नेता कितना व्यस्त रहता है, कितना इनका काम होता है। सामान्यतः प्रोग्राम में मुख्य अतिथि निर्धारित समय से 1 घंटे बाद पहुंचता है और दूसरा अध्यक्ष उसके आने के बाद इंतजार करवाकर आधे घंटे और देर से। तब तक कार्यक्रम आधा पूरा हो चुका होता है। इन नेताओं को लैटलतीफी की लत नहीं होती, बल्कि ये जानबूझ करके लेट होते हैं। प्रेम सुख जी की शादी धूमधाम तरीके से हुई और एंजल और मैं दोनों अपने अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब एंजल की मम्मी ने अपनी संतान को जल्दी उठकर उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की तो तपाक से सुनने को मिला, मम्मा थोड़ी देर और सो लेने दो ना प्लीज। एंजल का तर्क था कि सुबह जल्दी सिर्फ अखबार बांटने वाले या फिर दूध दुहने वाले उठते हैं, या फिर जल्दी वे लोग उठते हैं जो ये सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से ज्यादा चीजें याद रहती हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर में पनपने वाली नई पौध को शुद्ध ऑक्सीजन की दरकार नहीं है। एंजल का मानना था कि शरीर जिम में सुधरता है और आत्मिक बल योगा से। आराम बड़ी चीज है, जी भरकर सोइए, उनकी मम्मा ने कहा और रसोई में चली गई। एंजल का स्पष्ट और ठोस तर्क होता था कि जल्दी उठना कष्टदायी है, तो सुबह जल्दी उठकर क्यों कष्ट झेला जाए। देर से सोकर उठने से अखबार भले झूठा हो जाए, खबरें बासी नहीं होती। इच्छा शक्ति भोर में जल्दी उठने से कदापि नहीं बढ़ने वाली। 15 लॉकडाउन में लव की खुमारी। 2021 के मई महीने में कोरोना के पीक टाइम पर एक वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें एंजल ने कुछ मोटिवेशनल बातें बताई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आचार, विचार और व्यवहार से इंसान पुरुष से महापुरुष बनने तक का सफर तय करता है, अथाह पैसा कमाने तथा बड़ा पद हासिल करने मात्र से नहीं। इसलिए पैसा कमाने तथा पद हासिल करने के लिए लोगों के साथ आचार व्यवहार कुछ इस तरह कीजिए कि आपके व्यवहार की सुगंध तथा मिठास से आसपास का वातावरण खुशनुमा, सुगंधित तथा मनोहर हो जाए।
मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान अथाह धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और आचरण से होती है। कोई भी इंसान धन तो अपने कठिन परिश्रम से कमा लेता है, लेकिन समाज में मान सम्मान उसके आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि चरण उनकी पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। अगर व्यक्ति में सुंदरता की कमी हो तो वो आचरण से दूर की जा सकती है, पर यदि अच्छे आचरण की कमी हो तो इसे सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। यानी हम कह सकते हैं कि सुंदर आचरण सुंदर देह से अच्छा है। इस पर किसी भले मानस ने सही कहा है कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोगों से हमेशा शिष्टता तथा शालीनता से पेश आता है तो ये उसके वास्तविक व्यवहार, सोच और मानसिक स्थिति के स्तर को दर्शाता है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो अथवा अन्यत्र कहीं हो, शीघ्र ही लोगों के ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग भी उससे बात करने तथा दोस्ती रखने आदि में रुचि दिखाते हैं। एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति होने के नाते वो दूसरों के लिए भी एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, जो कि लोगों को हमारे प्रति अच्छे तरीके से पेश आने और अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम जिस परिवार, समाज और संगति में पले बढ़े होते हैं वो हमारे आचरण और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। व्यक्ति को शिष्ट आचरण की शिक्षा अपने घर परिवार, समाज व स्कूल से ही मिलती है। सामान्यतः बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उसी का अनुसरण करता है। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज व स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो बच्चे कैसे सही हो सकते हैं? इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट आचरण वाले हों तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को सदाचरण के आदर्श के रूप में पेश करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों को सदाचरण की सीख देनी होगी। एक बात और, अपने दिल से ये सवाल करो कि वो क्या चाहता है। अपने दिल की ख्वाहिश का पता लगाओ कि वो मुख्य काम कौन सा है जिसको करने के लिए आपका इस धरती पर आगमन हुआ है। वो कौन सा कौशल है जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो, अपनी चमक दमक बिखेर सकते हो। पता लगाओ कि वो कौन सा काम है जिसको करने में आपको रत्ती भर भी मानसिक थकान महसूस नहीं होती हो। अगर आपने उस काम का पता लगा लिया तो उस क्षेत्र में आप महान उपलब्धि हासिल कर सकते हो, बशर्ते उस पर हजारों घंटों की मेहनत झोंकने को तैयार हो। दूसरी बात यह ध्यान रखो कि विफल हो या सफल हो पर सोच हमेशा सकारात्मक हो। हार जाओ या जीत जाओ पर खुद पर विश्वास कम न हो। जीवन में गलती हो या महागलती हो, फिर कभी ऐसी भूल न हो। राह में फूल या शूल हो पर मंजिल से निगाहें दूर न हो। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान कलेक्टर शब्द अक्सर नींद उड़ा देता है। इसलिए 1. जोश के साथ होश भी रखिए। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में जल्दबाजी न कीजिए। 2. हर रोज खूब पढ़ाई कीजिए, लेकिन केवल पढ़ाई नहीं, अन्य हॉबीज के लिए भी वक्त निकालिए। 3. मंजिल पाने के लिए आगे कदम बढ़ाइए, लेकिन भेड़चाल का हिस्सा बनकर नहीं। 4. दोस्त रखिए, लेकिन केवल ऐसे जो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। टांग खींचने वाले दोस्त से अच्छा है अकेले रहना। 5. आक्रामकता रखिए, लेकिन केवल अपने प्रति। समाज के कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता वाला नजरिया विकसित कीजिए, क्योंकि ये नजरिया मेंस व इंटरव्यू के समय काफी काम आने वाला है। इस परीक्षा में कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में चयनित हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो 7 से 8 साल, कई तो 10 से 12 साल तैयारी करके
और 5 से 5 बार इंटरव्यू तक पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा बेहद अनिश्चितताओं से भरी होती है। इसमें आपकी एक स्तर की तैयारी हो जाने के बाद आपके ज्ञान का स्तर उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। पढ़ाई लिखाई के अलावा इसमें संयोग, भाग्य, क्वेश्चन पेपर का ओरिएंटेशन, एग्जामिनर का कॉपी चेक करने का क्राइटेरिया, उसी निबंध में एक एग्जामिनर आपको 230 प्लस अंक दे सकता है, दूसरा एग्जामिनर आपको मात्र 180 अंक ही दे सकता है। तैयारी के दौरान घरेलू वातावरण, परिवार की आर्थिक परिस्थितियां समेत तमाम फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। 1-2 साल की तैयारी के बाद इतिहास, भूगोल, संविधान, लोकतंत्र, प्रशासन, पर्यावरण, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, कला, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था इत्यादि की इतनी गहरी और सुलझी हुई समझ विकसित हो चुकी होगी कि आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन होगा। पैसे तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके कमा ही लेंगे, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में भी आप औरों से बहुत अलग ही धरातल पर खड़े होंगे। बस आप असफलता के चलते दुनिया व जीवन के प्रति कुंठा मत पालिएगा। आप बेशक सीधे आईएएस बनकर सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में शुरुआत करेंगे आप वही बहुत बेहतर कर सकते हैं। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, अतः इसे सार्थक बनाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। मानव जीवन का उद्देश्य दुर्गुणों पर विजय पाकर सार्थकता की ओर कदम बढ़ाना है। इस धरती पर किसी भी मनुष्य का जन्म निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक के जन्म की एक अहमियत होती है। असल में जीवन की सार्थकता तभी है यदि हम इस जीवन का सही महत्व समझकर उस उद्देश्य को पूरा कर पाए जिस कारण से हमें ये मानव देह मिली है। एक व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक वो जिस दिन हम पैदा होते हैं और दूसरा वो जिस दिन हम अपने पैदा होने का उद्देश्य खोज लेते हैं। खाना, पीना और सोने का नाम जीवन नहीं है। खाना, पीना और सोना तो जानवर भी कर लेते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीकर सांसें खत्म कर चले जाना मात्र ही नहीं है। अगर जीवन का मतलब केवल इस संसार में आना जाना ही होता तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं होता। असल में जीवन तो नया इतिहास बनाने का नाम है। मनुष्य को ईश्वर का अंश माना गया है, तो हर मनुष्य किसी न किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस वजह की तलाश करें और ये समझें कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। उसके बाद हम अपनी क्षमता अनुसार पुरुषार्थ करते हुए उस मुकाम को हासिल करें जो हमारे लिए निर्धारित है। अन्यथा कर्तव्यहीन व्यक्ति तो केवल कामना करता हुआ निरुद्देश्य जीवन जीकर चला जाता है। यदि हम एक साधारण नजरिए से भी देखें तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धन दौलत के अंबार लगाने में नहीं है, बल्कि मनुष्य की सार्थकता त्याग की भावना से जीवन जीने और किसी के आंसू पोंछने में है। यानी हमारे जीवन की सार्थकता किसी के काम आ सकने में है। वो व्यक्ति, समाज, देश कोई भी हो सकता है। दूसरों के लिए प्रकाश की एक किरण बनना, दूसरों के जीवन को दे दीप्यमान करना, ये सबसे बड़ा सुख है जो मानव प्राप्त कर सकता है। ऐसे में ये आभास समय पर होना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, इसलिए आज से ही सजग हो जाए, अन्यथा ये कहीं व्यर्थ न चला जाए। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा का उपयोग सार्थक एवं उचित लक्ष्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता अर्थपूर्ण जीवन जीने में ही है। मोटिवेशनल सेमिनार में एंजल की इन बातों ने बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया। सिविल सेवा जिंदगी तो तेरे कदमों में उसी दिन रखती थी जब हमें एहसास हुआ कि हम कुछ बन सकते हैं। अब अपना मिशन सिर्फ आईएएस ही दिखता है। अब साथ भी तुम हो, प्यार भी तुम हो, हार भी तुम, दोस्त भी तुम, दुश्मन भी तुम। मन बड़ा बलवान है, कठिनाइयों से घबराइए मत, चुनौतियों से लोहा लीजिए। रात के अंधेरे से भयभीत मत होइए, मजबूत मन से आगे बढ़िए। बस सुबह होने को ही है, याद रखिए
सिविल सेवा की तैयारी में कमजोर मन वालों की नाव डूब जाती है, जबकि मानसिक रूप से मजबूत छात्र की नाव मसूरी आईएएस ट्रेनिंग तक पहुंच जाती है। जीतना है तो हर वक्त जीत की भूख रखो, जीत तुम्हारी होगी और इस जीत को लोग वर्षों तक याद रखेंगे। जितना दम है ठोक दो, ताकि हमें अपने नाम और पहचान के लिए लड़ना न पड़े। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी पर अरविंद ने ये फेसबुक पोस्ट लिखी, जो वायरल हो गई। मुखर्जी नगर की वास्तविकता। दिल्ली का मुखर्जी नगर यूपीएससी और एसएससी की कोचिंग के लिए पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 400 कोचिंग सेंटर हैं, जहां 8,000,015,000 प्रति माह से कम का कमरा कहीं नहीं है। लगभग 3 लाख छात्र यहाँ और आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं। बंगाल, यूपी, बिहार, सभी राज्यों के बच्चे यहाँ मिल जाएंगे। इनमें से अधिकतर बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। बच्चे जीवन बनाने यहाँ आते हैं, कुछ सफल होते हैं, जबकि अधिकांश कोचिंग सेंटर जमींदार, टिफिन वाला और पुस्तक विक्रेता शोषण के बाद निराश हो जाते हैं। दिल्ली में तैयारी का गुणवत्तापूर्ण माहौल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे यहाँ की कोचिंग संस्थानों की फीस अधिक है, रहना और खाना काफी महंगा है, जिससे मीडियम और लोअर क्लास विद्यार्थियों को अन्य शहरों का रुख करना पड़ता है। यहाँ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध है, जैसे कोचिंग संस्थान और अध्ययन सामग्री। दिल्ली में कुछ संस्थानों ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है, जैसे दृष्टि आईएएस अकादमी, निर्माण आईएएस, एलएस आईएएस संस्थान, चाणक्य अकादमी, खान आईएएस संस्थान, पतंजलि आईएएस संस्थान, विजन आईएएस संस्थान, राव आईएएस संस्थान, श्रीराम आईएएस संस्थान। रही बात टीचर्स की, तो कुछ संस्थानों में ही टीचर अच्छे हैं। सभी संस्थान कहते हैं, हमारे यहां से हर साल 50 से 60 बच्चों का चयन होता है। कुछ का चयन जरूर हो जाता है। कोचिंग फीस पूछने पर कहते हैं, पहले डेमो ले लो, या फीस का क्या है, तुम्हारे लिए कुछ छूट कर देंगे। पर यह सिर्फ फंसाने के तरीके होते हैं। जब आप पहली किस्त जमा कर देते हैं, तो उसके बाद ये अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जब कोई बच्चा पास हो जाता है, तो लगभग सभी कोचिंग सेंटर अपनी होर्डिंग में उसका नाम और फोटो छाप देते हैं। शहर का नाम दिल्ली है, और जिसके नाम में दिल है, उससे दिल लगना स्वाभाविक है। ऊपर से दिल्ली आकर अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते, तो गवार समझे जाएंगे। महिला मित्र तो यहां 10 मिनट में बन जाती है, खासकर पहली कोचिंग के पहले बैच में। कुछ ही कोचिंगों में सही पढ़ाई होती है। कोचिंग लेने से पहले खुद तैयार होइए, फिर कोचिंग ज्वाइन कीजिए। किसी कोचिंग सेंटर पर अधिक विश्वास मत कीजिए, खासकर पैसों के मामले में। अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बच्चों ने बिना कोचिंग के ही परीक्षा पास की है। कोचिंग लेने से पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि यहां पढ़ाने वाले कम और लूटने वाले ज्यादा हैं। दिल्ली में पैसा न हो तो सांस लेना भी मुश्किल है। 16 आईएएस खुद को खुदा समझे। लड़का 27 साल का हो गया है, शादी कब करवा रहे हो? मार्ट साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले। गिरीश कह रहा है, पहले करियर सेट हो जाए, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। पापा ने जवाब दिया। अपनी पसंद का क्या मतलब? पसंद की लड़की से शादी सुनकर हनुमान सर के पेट में मरोड़ उठ गया। उसकी क्लास फ्रेंड थी, एंजल नाम की, कलेक्टर बन गई है, अब उसी से शादी करेगा। मास्टर साहब 5 मिनट तक मौन बैठे रहे, फिर उठकर घर गए और अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, हरीश का बबुआ ब्याह करके कलेक्टर नहीं लाएगा। मास्टरनी के पेट में ये बात पच नहीं सकी। उन्होंने पड़ोसन को बताया, और 2-3 दिन में ये खबर पूरे गांव में हेडलाइन बन गई। सोशल मीडिया का दिखावा। सोशल मीडिया एक अजीब प्लेटफॉर्म है। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, असली भारतीय हो तो लाइक करो, असली हिंदू हो तो कमेंट करो। अरे भाई, लाइक और कमेंट भारतीय होने का प्रमाण है क्या? खेत में हाड़तोड़ काम करने वाले किसान, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर, रिक्शा चलाने वाले,
देश की सेवा कर रहे फौजी भाई ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल हफ्तों तक नहीं करते। क्या ये असली भारतीय नहीं है? क्या इनमें देशभक्ति नहीं है? लाइक और कमेंट को देशभक्ति का सबूत मानना हद है। सूरजपुर कलेक्टर का थप्पड़ कांड। ये उस समय की बात है जब सूरजपुर छत्तीसगढ़ के कलेक्टर रणबीर शर्मा कुर्सी और पावर के नशे में थप्पड़ कांड करके सुर्खियों में आए थे। जब देश पहले से ही कोरोना महामारी से परेशान था, तब सरकारी अफसर भी जनता को थप्पड़ों से परेशान करने लगे। लॉकडाउन को लागू करने का दबाव बढ़ा तो कलेक्टरों को अपने एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ा। बाहर की गर्मी और दबाव उन्हें गुस्से में बदल रहा था। सूरज की तपिश में अफसर आग बन गए और उनका गुस्सा जनता पर निकल रहा था। पावर का नशा सिर चढ़कर बोल रहा था। सड़क पर जरूरी काम से जा रहे एक लड़के पर सूरजपुर के कलेक्टर ने थप्पड़ों की बौछार कर दी और यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, वो आपकी नहीं, आपकी कलेक्टरी की कद्र करके सह गया, नहीं तो छत्तीसगढ़िया आदमी एक थपरा में अपना जमानत करवाने के लिए खेत का पर्ची ढूंढना शुरू कर देता है। सवाल उठने लगे, इतनी गर्राहट चर्राहट कहां से आती है? आईएएस खुद को खुदा समझना कब बंद करेंगे? मुख्यमंत्री का संदेश। मुख्यमंत्री ने कहा था, लॉकडाउन में सख्ती बरतनी है मगर व्यवहार संयमित रखना है, हिंसा नहीं करनी है। लेकिन नीचे तक आते आते संदेश का पालन नहीं हुआ। कमजोर व्यक्ति मिला नहीं कि फोन पटक दिया, तमाचा जड़ दिया। आईएएस में घमंड और व्यवहारहीनता। कुछ अफसर सोचते हैं मैं बहुत होशियार हूं, इसलिए मुझे यह पद दिया गया है। व्यवहारिकता नजर नहीं आती, केवल अहंकार का भाव दिखता है। भारत में बाबूगिरी, अहंकारी प्रशासन संस्कृति ब्रिटिश काल से चली आ रही है। यूपीएससी को परीक्षा में घमंड और अहंकार की भी परीक्षा लेनी चाहिए। लबासना LBSNA का ध्येय वाक्य है, शील परम भूषणम। शील ही परम आभूषण है, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही ये खुद को भगवान समझने लगते हैं। थप्पड़ कांड पर सवाल। अगर वो युवक कलेक्टर को थप्पड़ मार देता तो वो जेल चला जाता। कलेक्टर साहब ने माफी मांगी और कहा, परिजन कोविड संक्रमित है। क्या ये तर्क सबके लिए लागू होगा? अफसर खुद को लोक सेवक कहते हैं, व्यवहार में नहीं। अफसर इंटरव्यू में कहते हैं, देश और समाज की सेवा करना चाहता हूं। सब लोग सेवा करने की बात करते हैं, फिर भी देश में भ्रष्टाचार क्यों है? रिश्वतखोरी क्यों है? जरूरत सेवा विरोधी आंदोलन की है। सेवा के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की है। सोशल मीडिया पर विरोध। कलेक्टर के अभद्र व्यवहार पर सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया। कलेक्टर ट्रेंड करने लगे। सौरभ ने फेसबुक पर लिखा, त्रिपुरा और सूरजपुर वाले डीएम साहब के सस्पेंड होने की खुशी में कोविड खत्म होते ही पार्टी करूंगा। उनके सस्पेंशन के नाम पर केक काटूंगा। कलेक्टर के कर्तव्य और जवाबदेही पर सवाल। अफसर भी इंसान होते हैं, लेकिन अगर आप में आम आदमी जितना ही धैर्य और बुद्धि है तो कलेक्टर क्यों बने? ट्रेनिंग किस बात की हुई है? आपको इतनी पावर, सैलरी किस बात की मिलती है? आप जिले में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? आप में धैर्य, चातुर्य और शक्ति का संतुलन कहाँ है? वीडियो ने सच दिखाया। कुछ लोग कहेंगे, घटना का पूरा सच जाने बिना कैसे कह सकते हैं कौन सही कौन गलत? लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है, युवक बंदूक तानकर गोली मारने नहीं आया था। वो सिर्फ एक कागज दिखा रहा था। मान ले अगर उसने गाली भी दी तो भी डीएम साहब उसे पलटकर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं रखते। ये कोई गली के लौंडों की लड़ाई नहीं है कि इसने 2 मारे, उसने 4 मारे। साहब, लड़का सही हो या गलत हो, डीएम साहब आप तो गलत है। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, सरकारी खर्चे पर नौकर चाकर, माली कुक मिलता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बेहतर तरीके से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि इतनी पंगु है कि थप्पड़ से ही काम चल सकता है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। मैं ये नहीं कहता कि ये लड़का नक्सली हो जाएगा, लेकिन अपने पावर सर्कल में किसी अकेले पर ऐसे जुल्म करना
निश्चित रूप से नक्सली मानसिकता की ओर ले जाता है। और यहां तो एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अगर आपका यही तरीका है तो पता नहीं आप कितने बेगुनाहों से ऐसा व्यवहार करते होंगे। अगर गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता है तो लिखिए चिट्ठी सरकार को कि नगर के पोस्ट से हटाकर सचिवालय में बिठा दे आपको। घिसिए बैठकर क्लम। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। वहां इतनी पावर कहां मिलेगी, इतनी आजादी कहां मिलेगी, इतनी मौज कहां है सचिवालय की नौकरी में। डीएम बने हैं, पावर दिखा रहे हैं। एक मंत्री सांसद के सामने जाने में पसीने छूट जाते हैं ऐसे डीएम साहबों के। बस कोई सड़क चलता मिल जाए, कोई कमजोर मिल जाए, सारी मिसाल वही पेश की जाएगी, सारी ताकत वही दिखाई जाएगी। जानता हूं ड्यूटी क्या होती है और कैसे निभाई जाती है। आपका तरीका गलत है, मतलब गलत है। अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया भी था तो आप सीओ को या एसएचओ को यह काम दे सकते थे कि उसे थाने में तलब करें। लेकिन नहीं, क्योंकि वो लड़का अकेला था। आपने अपने हाथ की ताकत दिखा दी और कह दिया अपने बंदूकधारियों से कि मारो इसको। 20 लोग इकट्ठा हो जाए तो बगले झांकने लगते हैं आप जैसे लोग। वहां नहीं चलती ताकत। जब कोर्ट के कागज के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवा सकते, दबंगों से एक घर नहीं खाली करवा सकते। तरीका या तो इनको चुनने का बदला जाए या फिर हर 2-4-6 महीने पर इनका साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। तनाव और दबाव में काम करने के लिए ही कुर्सी मिली है सर आपको। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो आप लोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती। तो नियमित रूप से साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए और जिनमें अधिक तनाव पाया जाए उनको किसी शांत विभाग में लगाया जाए या घर बिठा दिया जाए। बड़े कलेक्टर बने हैं, इनको लगता है कि सिर्फ इन्हीं पर तनाव है और बाकी लोग मौज काट रहे हैं। सर, मजदूर चौक पर किसी ग्राहक के इंतजार करने वालों से लेकर आईटी कंपनी में काम करने वालों, अपना स्टार्टअप करने वालों, दुकानदारों, सब पर तनाव होता है अपने अपने स्तर का। आपको जिस स्तर का तनाव होता है उसके लिए सरकार आपको सैलरी और सुविधाओं से कंपेंसेट करती है। अगर नहीं करती है तो क्यों आप एक कठिन परीक्षा पास कर यहां तक आए। भाई, हम किस किस का अहंकार सहें? राजनेताओं का, पुलिस का, सेलिब्रिटीज का, सरकारी बाबुओं का, बैंक अफसरों का, दबंगों का, बिजनेसमैन का, मालिकों का, धर्मगुरुओं का। मतलब एक आम भारतीय आदमी क्या इसी के लिए पैदा हुआ है कि इनके अहंकार की गाड़ी के नीचे अपने आत्मसम्मान को आए दिन कुचलता देखे? वही काटने को दौड़ता है। अरे मनुष्यता सीखो, मनुष्यता। 17 आईएएस कैडर बनाम प्यार। मैं और एंजल दिल्ली के एक ओपन सी फेसिंग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे जब वो पूर्वोत्तर के एक राज्य में असिस्टेंट कलेक्टर के प्रशिक्षण के दौरान 2 दिन की छुट्टी लेकर जयपुर आई थी। एंजल गुवाहाटी से वापस लौटी तो सीधे मुझसे मिलने आ गई। उसने अपनी मम्मा से कह दिया कि वो अपनी सहेली के यहां रुकी हुई है। वहां से दिल्ली महानगर का दृश्य बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस दिन एंजल ने लाइट येलो कलर की बंगाल की सूती कलात्मक साड़ी पहनी हुई थी। एंजल के माथे पर सजी बिंदी बहुत शानदार लग रही थी। उसके होठों पर हल्की गुलाबी पल्लवी लिपस्टिक लगी थी। मैं आज एंजल का साथ पाकर बेहद खुश था। मैं उससे ठीक 4 महीने बाद मिल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर और सख्त लॉकडाउन के कारण हम इस बीच मिल नहीं पाए थे। मैंने मेन्यू देखते हुए पूछा, क्या ऑर्डर करना है? पनीर बटर मसाला और दाल मखनी। आपको क्या पसंद है? और मैं कर्ड राइस और मीठे में केसरी ऐड कर देता हूं। मैंने रूमानी अंदाज में एंजल से कहा, तुम्हारा नाम उतना ही मनमोहक है जितनी कि तुम हो। मैं सोच रहा था, पता नहीं मोहब्बत क्या होती है। शायद तुम मिले और जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, तुम्हें तैयारी के दौरान कॉफी हाउस के दिन याद है जब हम शाम को मिलकर कटिंग चाय पिया करते थे नॉर्थ कैंपस में? तब तक वेटर ऑर्डर लेकर आ गया था और हम खाने में व्यस्त हो गए। पता है गिरीश, तुम लाइब्रेरी में ऐसी सीट पर बैठते थे जहां से मैं तुम्हें सीधे देख सकूं।
हमारी नजरें कई बार किताबों से हटकर एक दूसरे पर टिक जाती थी। वो दिन भी क्या दिन थे, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। और आज की शाम भी कितनी मजेदार है कि मैं एक भावी कलेक्टर साहिबा के साथ रोमांटिक डिनर डेट पर हूं। और मैं इस वक्त एक ऐसे उपन्यासकार के साथ डिनर कर रही हूं जो अपनी प्रेमिका पर उपन्यास लिख रहा है। और आपने ये आईएएस की क्या रट लगा रखी है? आईएएस की तैयारी करने वाले सब आईएएस नहीं बनते, कुछ आईएएस से भी 5 गुना बेहतर बनते हैं। राजनाथ सिंह आईपीएस अफसर नहीं बन पाए तो देश के सभी 4000 आईपीएस अफसरों के हेड यानी देश के गृहमंत्री बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन पाए तो एयरफोर्स के सभी पायलटों के हेड यानी राष्ट्रपति बन गए। जो हमें मंजूर होता है उससे ज्यादा बढ़िया भगवान को मंजूर होता है। मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम जो लिख रहे हो वो कमाल का हो और पाठकों को बहुत पसंद आए। थोड़ी खामोशी के बाद एंजल ने कहा, मेरी कुछ सहेलियां कह रही हैं कि किसी हिंदी पट्टी के राज्य वाले आईएएस लड़के से शादी कर लो तो हिंदी पट्टी में कैडर मिल जाएगा। तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? मैंने पूछा। मेरा दिल तो ये नहीं कह रहा। गिरीश, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मेरे रजिस्टर पर आई लव यू लिख दिया था। एंजल हल्की सी मुस्कान के साथ पुराने दिनों को याद करके खो गई। हम अक्सर लाइब्रेरी के बाहर मिलते थे। हमारी अधिकतर बातें सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित ही होती थी और हम डिस्कशन किया करते थे। समय का प्रवाह किसी के रोके थोड़ी रुकता है। समय भी पंख लगाकर उड़ ही गया। मैंने कहा, मेरा एक छिछोरा मित्र कह रहा था कि इस बार भरी जवानी सूखा सावन नहीं होना चाहिए। जो दिल में है वो बोल दे, जो होठों पर आ रहा है वो कह दे। इतना कहते हुए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या बताना चाहते हो? बोलो, एंजल ने धीर गंभीर होते हुए कहा। तू अगर हाँ कहे तो दिल का एहसास बता दूं। तू अगर हाँ कहे तो नैनों में एक ख्वाब सजा दूं। तू अगर हाँ कहे तो खुशियों की सौगात दिला दूं। तू अगर हाँ कहे तो थार में ताज बना दूं। तू अगर हाँ कहे तो मरु में चमन खिला दूं। तू अगर हाँ कहे तो उम्र भर की मोहब्बत तेरे नाम कर दूं। तू अगर हाँ कहे तो दोस्ती को नया नाम दे दूं। तू अगर हाँ कहे तो दिल में पेसमेकर वाली जगह दे दूं। तू अगर हाँ कहे तो तेरे ऊपर सैकड़ों शायरियों की किताब छपा दूं। तू अगर हाँ कह दे मोहब्बत की तालीम खातिर पाठशाला चला दूं। तू अगर हाँ कह दे तो हम राही तुझे हमसफर बना दूं, अग्नि के फेरों तक पहुंचा दूं। वाह, ये तुमने लिखा है। चलेगा मुकद्दमा आसमान में सब आशिकों पर, जिसे देखो अपने महबूब को चांद बताता है। एंजल ने कहा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। अच्छा, तुम कुछ कविता की लाइनें कह रहे थे, उन्हें कहो। एंजल ने कहा। कुछ नहीं, बस कुछ शब्दों को लयबद्ध कर रहा था। अमर उजाला के काव्य मंच पर यह कविता भेजी थी जो प्रकाशित हुई है। मैंने एक ही सांस में एंजल को पूरी कविता कह डाली। एक शेर याद आ रहा है। एंजल बोली, हां कहो ना इरशाद। मैंने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। क्या बात है, क्या बात है, मैंने ताली बजाते हुए कहा। सुनो न, गिर न जाए मेरी दिल की सरकार, हो सके तो मुझसे गठबंधन कर लो। एंजल बोली, अच्छा, गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहती हो? सरकार बननी चाहिए, चाहे गठबंधन की हो या सिंगल पार्टी की। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया है। कौन है वो व्यक्ति? मैंने पूछा। इर्द गिर्द नजर घुमाओ, क्या पता मिल जाए? मैंने उसकी हथेलियों को अपने हाथ में लेते हुए कहा। एंजल की हथेलियों को हाथ में लेकर सहलाना मुझे आह्लादित कर रहा था। तेरी नजर का जादू है या मेरी उम्र का जोश, जब भी देखता हूं तुझे उड़ जाते हैं मेरे होश। दिल्ली में सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदों का गिरना मेरे मन की भीतरी तहों को भी भिगो रहा था। उन्हें वापस गुवाहाटी जाना था, तो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मैं उनके साथ गया।
दिल्ली से गुवाहाटी तक का फ्लाइट में सफर तय करने के बाद जब वो घर पहुंची तो थकान उसके पूरे बदन में पसरी हुई थी। फ्रेश होकर वो बाजार में टहलने निकल गई। ठंडी पवन के मंद झोंकों से उसे राहत मिलने लगी। आप यहां आ जाओ तो अच्छा रहेगा, एंजल ने टेक्स्ट किया। कौन कहता है घनश्याम आते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं, मैंने जवाब दिया। ये कातिलाना मौसम, उफ ये जालिम हवाएं और ये बारिश का समा, काश आज कोई जादू हो जाए और दीदार अनबूब हो जाए। एंजल ने लिखा, इश्क में होने और नशे में होने में एक बात कॉमन है, आप जो करते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, देखता हूं, टाइम मिलने पर फ्लाइट पकड़ लूंगा। उसी दिन एंजल को कॉल करके एक लड़की ने पूछा कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन कहां से ग्रहण करें। एंजल ने व्यापक तरीके से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इस मोटिवेशन के वही मायने हैं जिन्हें आप फॉलो कर रही हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का अर्थ थोड़ा अलग होता है। आईएएस लिखा पोस्टर लगाने से, फेसबुक ऐसाओं पर सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की फोटो देखने से बस क्षणिक आनंद और थोड़ी देर का स्पार्क मिलता है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये उत्तेजना है, थोड़ी देर का रोमांच है। ऐसे क्षणिक मोटिवेशन से आप आईएएस में सेलेक्ट नहीं होंगी। फेसबुक हट होगी और टेलीग्राम में ऐसी दुकानों की बाढ़ है जहां सेलेक्टेड अभ्यर्थियों की सोशल मीडिया से ली गई फोटो डालकर आपको मोटिवेट किया जाता है। इससे आप मोटिवेट नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए रोमानियत और फैंटेसी का आनंद लेती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। सुनने में कठिन लगता है, पर यही सच है। इसीलिए लाखों में कुछ का ही सिलेक्शन होता है, जबकि डिजर्विंग तो हजारों होते हैं। यूपीएससी की तैयारी का सबसे स्याह पक्ष यह है कि आप बहुत बार अपने लिए लक्ष्य तय करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, कहेंगे इतने दिन में इकोनॉमी हो जाएगा, इतने दिन में आईआर हो जाएगा, इतने घंटे प्री और इतने घंटे ऑप्शनल पढ़ेंगे, पर 95% समय ऐसा नहीं हो पाता। इसका बड़ा कारण है कि आप में दृढ़ता नहीं है। ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है। इसीलिए तो असफलताओं की बाढ़ है और सफलताओं की बूंदें। 1-2% लोग ही होते हैं जो अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाकर और स्वयं को इतना बांध कर रखते हैं कि वे अपने तय किए गए लक्ष्यों और समय सीमा पर लकीर की तरह चल पाते हैं। लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहिए। आप देखेंगे कि अगर एक सप्ताह भी आपने हर दिन अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लिया तो अंदर से इतना आनंद मिलेगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और यही असली मोटिवेशन है। इसी तरह आप स्वयं मोटिवेट होंगे और इस मोटिवेशन को अपनी लंबी तैयारी के दौरान बनाए रख पाएंगे। सिलेबस बड़ा है, तैयारी लंबी है और टूटने बिखरने के 1000 मौके आएंगे। लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए और उन पर पागलपन की हद तक दृढ़ रहिए। यही दृढ़ता आपको अंदर से खुशी भी देगी, मोटिवेट भी करेगी, और एग्जाम में आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन या उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। न नीली बत्ती की कार, न लबासना की तस्वीरें, न अधिकारियों की अखबारों में छपी सुर्खियां। यूपीएससी की तैयारी के दौरान इस बात का संतोष कि मैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई जिन्हें मैंने निर्धारित किया था, आपके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक बल साबित होगा। तैयारी के दौरान ज्यादातर लोग इस दृढ़ता के अभाव में और 1-2 असफलताओं से ही अंदर से टूट जाते हैं, आत्मसंशय का शिकार हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे समय निकलता जाता है। इसलिए चाहे दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, चाहे किसी छोटे से टॉपिक को तैयार करने का लक्ष्य बनाइए, चाहे सिर्फ एक उत्तर लिखने का लक्ष्य बनाइए, पर उन पर नियमित रहिए, दृढ़ रहिए, अडिग रहिए, अपने साथ निष्ठुर रहिए। फिर तैयारी में भी आनंद है और सफलता में भी। सिविल सेवा किसके लिए कितनी आसान है, इस पर कुछ बताइए मैम, कंफ्यूजन रहता है। उस लड़की ने एंजल के सामने एक और प्रश्न दाग दिया। कुछ चीजें हैं जिनसे ये परीक्षा आसान हो जाती है,
एक, पढ़ने में गहन रुचि। अगर आप 2 से 3 घंटे तक एक जगह बैठकर किताबों में डूब सकते हो, उसी प्रकार जैसे कोई गुदगुदाने वाला उपन्यास पढ़ते समय आपको समय का पता नहीं चलता, अर्थात पढ़ाई को एंजॉय करते हो। 2, निरंतरता का कोई जवाब नहीं। हर रोज पढ़ने की ललक, फिर चाहे 5-6 घंटे ही क्यों न पढ़े। सप्ताह में 4 दिन 15-15 घंटे पढ़कर और 3 दिन मौज मस्ती करने से बेहतर है कि 7 दिन 8-8 घंटे पढ़े। 3, करंट अफेयर्स पर तगड़ी पकड़। सिविल सेवा की तैयारी 70% डेली अखबार से होती है, इसलिए खुद को हर दिन देश दुनिया की खबरों और घटनाओं के प्रति सजग रखना होगा। अखबार को किताब की तरह पढ़ना होगा, लेकिन चुनिंदा खबरों और लेखों को ही। 4, तैयारी के शुरुआती 4 महीनों में हर रोज आधा घंटा सिविल सेवा के सिलेबस को समझने में लगाइए। उसके पश्चात अगले 4 महीने हर रोज आधा घंटा आईएएस के पुराने पेपरों को समझने में लगाइए। ये याद रखिए कि अगर आपने सिलेबस और पुराने पेपरों को नहीं समझा तो आपने यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि यही आपकी गीता है, यही आपकी कुरान है। 5, कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबों का खुद को विशेषज्ञ बना लीजिए। 6, सबसे अंत में और सबसे जरूरी बात कि एक वैकल्पिक करियर दिमाग में रखिए ताकि आगे चलकर ज्यादा हाथ पांव न मारना पड़े। इस बात को अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। मैम, सिविल सेवा में अपने एप्टीट्यूड को कैसे पहचाने? उस अभ्यर्थी ने एक और सवाल पूछा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में एक अभ्यर्थी में जो चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है वो है एप्टीट्यूड। 2011 और 2013 में हुए बदलावों के बाद रटने का योगदान चयन में बहुत कम रह गया है। यूपीएससी अब उन छात्रों का चयन कर रही है जो उनके तय किए गए एप्टीट्यूड के मानकों पर खरे उतरते हैं। यूपीएससी मुख्यतः एप्टीट्यूड के निम्न मानदंडों को अवश्य चेक करती है। 1, प्रशासक बनना आंतरिक जरूरत हो। यूपीएससी ये देखती है कि प्रशासक बनना आपकी अंतरात्मा की आवाज है या सिर्फ आईएएस की चमक दमक का आकर्षण। 2, नए ज्ञान को सीखने की क्षमता। सिविल सेवा में इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि आप किसी नई चीज को कितनी जल्दी सीख लेते हैं। आपकी याददाश्त भले ही बहुत बढ़िया ना हो, परंतु ये औसत दर्जे की भी ना हो और आप तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों पर अच्छी पकड़ रख सकते हो। पढ़ने में मन लगता हो, लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रख सकते हो। 3, बेबाक तथा सटीक निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, तार्किकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रोएक्टिव निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता हो। आम आदमी को गंभीर और लगभग अनसुलझी लगने वाली समस्या का आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर सटीक समाधान निकाल सकते हो। 4, भाषा पर अच्छी पकड़ हो। आपकी लेखन तथा विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी हो, किसी भी विषय पर आप अपने विचार रख सकते हो। लिखने की क्षमता कुछ इस तरह की हो कि आप 50 शब्दों को 500 शब्दों में तथा 500 शब्दों को 50 शब्दों में पिरो सकते हो। 5, कम्युनिकेशन स्किल। एक सिविल सेवक में दूसरों की बात को समझने तथा अपनी बात को दूसरों को समझाने की अद्भुत कला होनी चाहिए। सड़क पर चलते किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी अल्नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव तथा डॉलर के मुकाबले मजबूत होते रुपए से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को सरल शब्दों में आसानी से समझा सकते हो। एप्टीट्यूड जन्मजात होता है। हालांकि अगर आपके एप्टीट्यूड पर धूल जमी हो तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देकर उस धूल को हटा सकते हैं तथा एप्टीट्यूड को दिन रात निखार कर सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं। एंजल ने कहा, सिविल सेवा में सफलता के लिए बाजार के नोट्स कितने भरोसेमंद हैं? एक सवाल और आया। बाजार में सिविल सेवा परीक्षा के लिए दर्जनों कोचिंग के नोट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर नोट्स स्तरहीन तथा सतही ज्ञान वाले हैं। 1-2 कोचिंग्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोचिंग वाले नोट्स के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के किसी भी कोचिंग के नोट्स या पत्राचार पाठ्यक्रम लेने से बचें। सबसे बढ़िया ये होगा कि आप स्वयं अपने नोट्स तैयार करें।
जिससे आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मैंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानक पुस्तकों से इन नोट्स को तैयार किया है और आप पूरे विश्वास के साथ दिल लगाकर पढ़ सकोगे तथा सफलता की सीढ़ियों पर भरोसे के साथ चढ़ सकोगे। इंटरनेट मीडिया में मनरेगा घोटाला, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरी झारखंड की खनन और उद्योग सचिव आईएएस पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई से 19 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त होने के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार की गंभीर होती समस्या और जनता के पैसे के दुरुपयोग पर बहस छिड़ गई। राजस्थान से लेकर झारखंड तक, छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार की समस्या कितना विकराल रूप धारण कर चुकी है। वैसे ये कोई छुपी बात नहीं है कि रोजमर्रा के जीवन में लोगों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बिजली के बिल ठीक करवाने तक रिश्वत का चलन आम बात है और ये सब तब है जब ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन की जा रही है। अक्सर देखने में आता है कि सरकारी दफ्तर से जुड़े काम कराने में आम आदमी के छक्के छूट जाते हैं। छोटे से काम के लिए उसे बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अपनी एक समस्या के निस्तारण के लिए जिले की जनता को तहसील दिवस अथवा थाना दिवस में बार बार प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। एक बात यह भी है कि भारत में लोग संयम नहीं रखते। उन्हें अपने कार्य को कराने की जल्दीबाजी होती है। दस्तावेज पूर्ण होने पर भी लोग सरकारी कर्मचारियों की जीहुजूरी करते हैं। जनता को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी या कर्मचारी अगर टालमटोल कर रहा हो तो करने दे। देरी से ही सही, काम नियम के तहत कराना चाहिए। रिश्वत नहीं देनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी से सबसे ज्यादा रिश्वत पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और हाउसिंग सेल व लैंड रिकॉर्ड वाले दफ्तरों में मांगी जाती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक कार्यालयों से काम कराने के लिए देश के 62% लोगों को रिश्वत देने का अनुभव है। आज चाहे हम उच्च स्तर पर देखें या निम्न स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सामान्य जनता की पहुंच से बाहर है। यहां तक कि वे आम जनता की शिकायत सुनने के लिए फोन पर भी उपलब्ध नहीं होते। माना कि अधिकारियों पर काम का बोझ होता है, परंतु उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सामान्य जन के टैक्स के भुगतान से ही नौकरशाही की गाड़ी चल रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब ये सेवाएं सेवा न रहकर अधिकारियों की आरामगाह बन गई है। पंचायतों से लेकर देश के बड़े शहरों तक आमजन प्रशासनिक तंत्र से असंतुष्ट दिखते हैं। ऐसे में सिविल सेवकों को आम जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ उनमें उनके प्रति संवेदनशीलता जगाना एक अहम चुनौती बन गई है और हम तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित नौकरशाही समूह विकसित नहीं कर पाए हैं। स्वच्छ प्रशासन के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास भी हो रहे हैं। मसलन नौकरशाहों को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के उद्देश्य से उन्हें हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होता है, परंतु देखने में आया है कि इस नियम की अक्सर अनदेखी होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का तो यहां तक मानना है कि भारत के विकास में बाधा का सबसे बड़ा कारण इसकी नौकरशाही है। अब तो आलम यह है कि लोग नौकरशाही को सेवा प्रदाता के बजाय शोषण के एजेंट के रूप में देखने लगे हैं। प्रशासन और आम जनता में दूरी इस कदर बन गई है कि नौकरशाही में मध्यकाल की सामंतशाही नजर आती है। अंतर सिर्फ इतना है कि शोषण का अंदाज बदल गया है और इसमें भ्रष्टाचार की भूमिका केंद्रीय हो गई है। आमतौर पर कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं सिविल सेवा के लिए चुनी जाती है। इसके आकर्षण पर कॉरपोरेट जगत की भारी भरकम तनख्वाह वाली नौकरी भी कोई असर नहीं डाल पाती। दुख तब होता है जब देश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा पास कर सेवा में आने वाले एक के बाद एक अफसरों की चर्चा सकारात्मक कार्यों से अधिक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए होने लगे। साफ जाहिर होता है कि भारतीय नौकरशाही के इस्पाती ढांचे में जंग लग रहा है। ऐसे में भारत कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? गौरतलब है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में
लैटरल एंट्री की शुरुआत की गई है। यह प्रशंसनीय कदम है, परंतु शासन में उत्पन्न खामियों को दूर करने हेतु लैटरल एंट्री कोई अंतिम विकल्प नहीं है। पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार हर वर्ष बड़ी तादाद में अक्षम और भ्रष्ट अफसरों की समयपूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर काम कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 312 अधिकारियों कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में जबरन रिटायर किया गया। ये एक अच्छी पहल है और इस पर और तेजी से काम होना चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों पर अच्छा प्रदर्शन करने तथा स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने का दबाव बनेगा। कॉरपोरेट प्रशासन में भी सुस्त पड़ गए कर्मचारियों को आकर्षक पैकेज देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में ये कुछ हद तक सफल भी रहा है। इसलिए ऐसा ही तरीका राज्य सरकारों को भी प्रशासनिक तथा अधीनस्थ सेवाओं के लिए अपनाना चाहिए। इस मार्ग से शायद भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, धीमी कार्यशैली, लालफीताशाही जैसी कार्य पद्धति से देश को छुटकारा मिल सके। शासन की नीतियां कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यदि नौकरशाही ईमानदार और कार्य के प्रति लगनशील नहीं है तो परिणाम अच्छे नहीं मिलते। ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जब सरकार द्वारा अच्छी नीयत से जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई, लेकिन नौकरशाही की भ्रष्ट नीतियों के कारण वे अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। अब प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से रचबस गया है, उसे देखते हुए सरकार को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है। समय समय पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार भ्रष्टाचार मानव की नैतिक दुर्बलता से उतना उत्पन्न नहीं होता जितना कि तंत्र में विद्यमान उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों से होता है। ये कमजोरियां भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती है। इसलिए केवल प्रशासनिक सतर्कता से भ्रष्टाचार पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सार्वजनिक भागीदारी और प्रणालीगत आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार भी शामिल हों। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को जिले की विकास योजनाएं लागू करने का एकमात्र जिम्मेदार बनाने के बजाय चयनित जनप्रतिनिधियों की कमेटी का सीईओ मात्र बनाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर पहले ही किया जा चुका है। साथ ही प्रशासनिक सेवाओं को दो भागों में बांटने की जरूरत है। एक हिस्सा पूरी तरह ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए होना चाहिए और दूसरा अन्य सभी कामों के लिए। अगर हमें नए भारत, न्यू इंडिया का सपना साकार करना है और सबको न्याय तथा विकास का लाभ देना है, तो देश की उच्च प्रशासनिक सेवाओं में प्रशिक्षण और नियुक्ति में सुधार की दृष्टि से अलग समिति की सिफारिशों पर गौर करने की जरूरत है। समिति ने सुझाव दिया था कि उच्च प्रशासनिक सेवाओं एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं को औपनिवेशिक पद्धति से मुक्त किया जाए। मैकाले की चलाई अंग्रेजी परीक्षा और सामान्य ज्ञान से हटकर प्रशासकों का मूल्यांकन 21वीं शताब्दी की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर आधारित हो और डिजिटल दौर में तकनीकों के प्रभाव, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, वैश्वीकरण एवं पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों को प्रशासनिक सेवाओं का आधार बनाया जाए। इस प्रकार एक बहुआयामी व दीर्घकालिक रणनीति द्वारा ही लोक सेवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सार्वजनिक निधियों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। नए राजाम हाराजा है भारत में आईएएस। मेरा अपना तजुर्बा है। मोदी जी के कार्यकाल में सामान्य आईएएस का रुतबा लगभग 10 गुना बढ़ गया है। मुलायम सिन्हा के कार्यकाल में भी मैंने आईएएस को निकट से देखा, मायावती के समय में भी देखा। जनप्रतिनिधियों का एक कंट्रोल दिखता था, परंतु वर्तमान में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जबरदस्त एकता है। संजीव खैरवार, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्हें अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए पूरा स्टेडियम खाली चाहिए। ये तो बहुत सामान्य बात है। अभी पूजा सिंगल पकड़ी गई, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ रुपए घर में निकले, 2-3 दिन के अंदर मीडिया से बात गायब हो गई। अब जांच भी आईएएस करेंगे और रास्ता भी वही निकाल देंगे और कुछ दिनों बाद
वो जेल से भी बाहर आ जाएंगी। ऐसे ही नहीं हुआ ये सब कुछ। मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बुलाकर कह दिया था कि मंत्री की कोई बात समझ ना आए तब सीधे उन्हें बताएं। बस एक ही मौका चाहिए होता है। ज्यादातर मंत्री दो कौड़ी के हो गए। एक केंद्र के मंत्री उसी समय कह रहे थे, पता नहीं मुझे सचिव की सीआर लिखनी है या वो मेरी लिख रहा है। और वाकई कुछ दिनों बाद वो मंत्री नहीं रहे। जय हो। पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान पूरी तरह सेना के कंट्रोल में रहता है। उसी तर्ज पर भारत में सब कुछ आईएएस के कंट्रोल में रहता है। झारखंड की सोरेन सरकार की नाक का बाल रही पैसों की कलेक्शन करने वाली आईएएस पूजा सिंघल, जिनके ठिकानों पर ईडी के छापे में 20 करोड़ कैश और 150 करोड़ की संपत्ति मिली। ये कोई पहली आईएएस नहीं है जिन पर इतना पैसा या संपत्ति मिली हो। यदि सरकार की कृपा से मलाईदार महकमे की कमान और बड़े जिलों में पोस्टिंग मिलती रहे तो 15 से 20 साल में कोई भी आईएएस इतना धन आसानी से बना लेता है। पिछले 25 सालों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा जैसी सर्विसेज ऐशो आराम, शानो शौकत और रुतबा गांठते हुए बिना जोखिम उठाए करोड़ों अरबों में खेलने का जरिया बन गई है। इन पदों का रसूख और इनसे कमाई की असीमित संभावना का आकर्षण ही युवाओं में यूपीएससी की तैयारी की वजह बन रहा है। सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यूज में कही जाने वाली जनता की सेवा, सिस्टम में बदलाव, विकास में योगदान जैसी बातें महज छलावा होती है। इस फील्ड में आने के बाद फील्ड में तैनाती का अर्थ है कमाई का अवसर मिलना। बड़े जिले में तैनाती का मकसद है ज्यादा कमाई के अवसर खोजना। सेक्रेटरीट या पीएचक्यू में तैनाती का मतलब है मनमानी सुविधाओं में कटौती हो जाना और कमाई के असीमित अवसर से वंचित हो जाना। जब तक अंग्रेजों की दी गई इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाएगा, इनकी सीधी जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, इन पर निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक इस फील्ड की पूजाएं करोड़ों में खेलती रहेंगी। लेकिन इन पर नियंत्रण रखेगा कौन? इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? क्योंकि जिन्हें ये व्यवस्था बदलनी है वही लोग तो इन्हें संरक्षण देते हैं। ये पोस्ट पूजा सिंघल मामले पर मुनीश्वर जी ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखी, आईएएस धरती के भगवान है। आपके पास जादुई छड़ी होती है, आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके एक कॉल पर जिला हिल जाता है, आपकी सलाह से सरकारें चलती हैं। आप सचमुच भगवान हैं। भगवान जी, आप किस्मत और कर्म के धनी हैं। सिर्फ एक परीक्षा पास करते हैं और समाज के सबसे बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं। आपकी हनक और ठसक से हर कोई वाकिफ है। नाम सिविल सर्वेंट है, लेकिन ठसक सामंतों वाली रखते हैं। आधुनिक जमाने के राजा तो आप ही लोग हैं। अगर आप आईएएस हैं तो आपके पिताजी वीसी बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आयोग के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी संस्थान की डायरेक्टर बन सकती है। आप सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल खोल सकते हैं। आप 10 बीघा में मछली पालन कर सकते हैं। आप बड़े निजी स्कूलों की लाइन लगा सकते हैं। आपका भाई नेशनल चैनल का पत्रकार बन सकता है। आप चैनल के पत्रकारों को मैगजीन के नाम पर 5-5 करोड़ का विज्ञापन देकर भैया बना सकते हैं। आपके बेटे मोइनुल हक स्टेडियम में नहीं, अमेरिका के न्यूयॉर्क में टेनिस की ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वे पटना के सरकारी स्कूल में नहीं, रजवाड़ों के सिंधिया स्कूल में पढ़ सकते हैं। आईएएस धरती के भगवान है। आप चाहे तो नौकरी छोड़कर किसी मंदिर के सेक्रेटरी या डायरेक्टर बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी संस्थान के महानिदेशक बन सकते हैं। आप आईएएस बन गए और आपके नाक के नीचे करोड़ों रुपए का घोटाला होगा, लेकिन लालू यादव की तरह आप जेल नहीं जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद आप खुद भी वीसी बन सकते हैं। आपके जैसे बालबुतरू को पढ़ाने वाले प्रकांड प्रोफेसर भले ही वीसी न बने, लेकिन आप चुटकी बजाकर वीसी बन सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बाबा बन सकते हैं। आप गांधी जी की धरोहर के सीईओ बन सकते हैं। आप पर भले ही सूचना छिपाने का आरोप लगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आप सूचना आयुक्त बन सकते हैं। सचमुच अगर आप आईएएस हैं तो भगवान है। जीवन भर लोगों के अधिकारों का हनन करने के बावजूद
आप मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। आपकी पत्नी बड़की साहित्यकार बन सकती है और धड़ल्ले से अपनी किताबें छपवा सकती है। सचमुच, अगर आप IAS है तो भगवान है। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप अखबारों में छपवा सकते हैं कि आपके पास कैश सिर्फ 24,000 रुपए है और आप मारुति 800 कार से चलते हैं। पत्रकारों की इतनी हिम्मत कहा कि आपसे पूछे कि महाराज, दिल्ली वाला तीनों फ्लैट किसके नाम से है? अयोध्या और नोएडा वाला प्लॉट किसके नाम से है? धरती के भगवान, आपसे कोई पूछ नहीं सकता कि किस फैक्ट्री में नोट छापे की 4-4 फ्लैट हो गए। आपका वेतन प्रोफेसर के बराबर ही होता है, लेकिन प्रोफेसर साहब प्रोफेसर ही रह जाते हैं और आप अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। सचमुच, IAS धरती के भगवान है। भगवान, आपकी संपत्ति की जांच कोई कर ही नहीं सकता। किसकी हिम्मत है? नेता की? कभी नहीं। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। आप दोनों में दामाद ससुर का भी रिश्ता होता है। अब भला ससुर अपने दामाद की जांच कैसे कराएगा? आपकी महिमा अपरंपार है। एक क्लर्क बेचारा ट्रांसफर के लिए 10 साल तड़पता रहता है और आप तो दूसरे राज्य से नौकरी करके भी आ सकते हैं। आपकी गोटी आपके पुरखों ने बहुत बढ़िया से सेट की है। भगवान, सचमुच, अगर आप IAS है तो भगवान है। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके नाम के साथ सिविल सर्वेंट जुड़ा हुआ है, लेकिन आप सर्वेंट थोड़े हैं। आप तो मालिक हैं, हाकिम हैं। संविधान ने आपको सर्वेंट बनाया, लेकिन आप हाकिम बनकर तनकर बैठे रहते हैं। आप मालिक के रूप में दिखते हैं और जनता सर्वेंट के रूप में दिखती है। जनता में इतनी हिम्मत कहाँ है कि आपको सर्वेंट बोले? जनता तो बेचारी है। फिर भी आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप धरती के भगवान हैं। सचमुच, अगर आप IAS है तो भगवान है। आपके लिए सब कुछ संभव है। भगवान, आप दारोगा को भी फोन करते हैं तो बाबू कहकर बात करते हैं, क्योंकि थाना तो आप 5-5 लाख में बेचते हैं। आप बालू माफियाओं के साथ बालू बालू खेल सकते हैं। आप प्रेमिकाओं की लाइन लगा सकते हैं। कोई आपके विरुद्ध कुछ साबित नहीं कर सकता। आपकी दोस्ती और रिश्तेदारी के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। आपकी कलाबाजी के आगे भी पूरी दुनिया नतमस्तक है। अखबारों में धल्ले से छपता है 4 करोड़ का फ्लैट, 14 करोड़ की संपत्ति, लेकिन कोई ये नहीं पूछ सकता कि इतनी संपत्ति आई कहां से। क्या किसी प्रोफेसर के पास नौकरी में आने के बाद इतनी संपत्ति होती है? महाराज, वेतन तो आप दोनों का बराबर होता है ना। भगवान, आपने एक प्रतियोगिता परीक्षा पास की, दुनिया की सारी परीक्षाएं पास नहीं की, लेकिन आप खुद को सर्वज्ञाता समझते हैं। आप बहुत ब्रिलियंट रहते तो कोई आविष्कार करते, नया प्रयोग करते, सामाजिक बदलाव लाते, लेकिन आप में नैतिक बल है कहां? सरकार कह रही है कि दहेज बंद करो और आप खुद 2 करोड़ दहेज लेकर शादी किए हैं। सरकार कहती है कि शिक्षा में सुधार लाएंगे और आपका खुद का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। सरकार कहती है कि बेरोजगारी दूर करेंगे और आपकी एजेंसी सरकारी ऑफिसों में संविदा कर्मियों को रखवाती है। हे भगवान, हे आर्यपुत्र, क्या आपको शर्म नहीं आती? सारा भ्रष्टाचार आपसे ही शुरू होता है। आप अगर ठीक हो जाएं, तो नीचे का सिस्टम दुरुस्त हो जाए। लेकिन आपको तो पूजा सिंगल बनने में मजा आता है। फेसबुक, ट्विटर पर भ्रष्टाचार मामले पर विमर्श शुरू हो जाने के बाद इस मुद्दे पर दीपक जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर यह लिखा: युवा किसी भी देश और समाज में बदलाव के मुख्य वाहक होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रहे हों, उनका मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। IAS के कुत्ते ने हमारे दौर की मानसिकता को भी कुत्ता बना डाला। ये कोई मामूली कुत्ता थोड़े है, ये साहब का कुत्ता है। ये उस IAS दंपति का महान कुत्ता है जिसके लिए दिल्ली के एक पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया गया। साहब की तरफ से खिलाड़ियों और कोच को ये सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि जब साहब के इस एलिट क्लास के कुत्ते का हवा पानी के लिए आगमन हो तो मैदान साफ होना चाहिए।
जिससे उसके टहलने में कोई बाधा ना हो। कोई ये पूछने वाला या टोकने वाला नहीं कि साहब का ये कुत्ता देश के लिए मेडल लाने और स्टेडियम में पसीना बहाने वाले खिलाड़ियों से श्रेष्ठ प्रजाति का आखिर कैसे है। इसका भी जवाब है इस विशेष कुत्ते की मानसिकता। ये कोई जर्मन शेफर्ड या बुलडॉग कुत्ते की तरह थोड़े है। ये तो आईएएस साहब का कुत्ता है। बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचता है, विचारता है, उसी लाइफस्टाइल में जीता है, कुलीनता के चरम पर चढ़ तांडव करता है और उसी मानसिकता के अनुसार अन्य लोगों को दास समझता है। इस डेवलपमेंट तक पहुंचना आसान थोड़े न है। इस जीवन स्तर तक पहुंचने के लिए कुत्ते को आदमी बनना पड़ा होगा। इस जटिल और महान लक्ष्य के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। साहब और उनकी आईएएस मैडम ने उसे विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक स्तर पर प्रशिक्षित किया होगा। उसकी सोच से कुत्ता समाज का मनोविज्ञान निकालकर मानव समाज और उस पर भी आईएएस के मनोविज्ञान को प्रत्यारोपित करना पड़ा होगा। आदमी को कुत्ता बनते तो सभी ने देखा और पढ़ा होगा, पर यहां तो कुत्ते को आदमी बनाने का मुश्किल और असंभव जैसा कार्य था, वो भी आईएएस के मनोविज्ञान और उस मानसिक स्तर तक पहुंचाना। इससे यह सिद्ध होता है कि एक आईएएस मामूली कुत्ते को भी आदमी बना सकता है। यह चमत्कार केवल भारतीय नौकरशाही कर सकता है। यह असंभव सा कार्य दुनिया के मानव और जीव विज्ञान के इतिहास में पहली बार हुआ हो, लेकिन इस कीर्तिमान को भारत ने करके दिखा दिया। हल्कू और झबरा ने पूस की रात में मालिक की फसलों की मवेशियों से रखवाली कर अपनी श्वान स्वामी भक्ति सिद्ध की थी। लेकिन यहां मामला एलिट वर्जन के डॉग का है। इस कुत्ते ने दिल्ली के अपने आईएएस साहब और आईएएस मेम साहब के बीच 3500 किलोमीटर की विरह की दीवार खींच दी। लेकिन सवाल यह है कि कुत्ते से आदमी बना ये कुत्ता अब किसके पास रहेगा? साहब के पास लद्दाख में या मैडम के पास अरुणाचल प्रदेश में? दिल की राजधानी दिल्ली को छोड़कर उसे पूर्वोत्तर भारत में कब तक रहना पड़ेगा? इसका जवाब भी भारत सरकार को देना पड़ेगा, या फिर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हवाई मार्ग से उसकी दोनों मालिकों से नित्य भेंट मुलाकात होती रहे। नहीं तो ये आदमी की मानसिकता वाला कुत्ता फिर कुत्ता बन जाएगा और आदमी को ही कुत्ता बना देगा। त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के शौकीन रहे आईएएस अधिकारी संजीव खेरवार के ट्रांसफर पर अरविंद जी ने अपनी फेसबुक वॉल पर यह व्यंग्य लिखा, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आहूत भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। मेधाओं के विषय ज्ञान और सामान्य ज्ञान की जांच करने वाले विशेषज्ञों का समूह चयनित अभ्यर्थियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी होने का प्रमाण पत्र देता है। निसंदेह इतनी कठिन परीक्षा में टॉप करना चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होता है। इस चुनौती को पार कर जिस लोक सेवा की चुनौती को स्वीकार किया जाता है, वो देरसबेर विलासिता और ऐशो आराम के बिस्तर के नीचे दबकर निष्प्राण हो जाती है। नौकरी पाने और अच्छे जीविकोपार्जन हेतु हर विद्यार्थी परिश्रम करता है। उसके माता पिता के अरमान जब ईश कृपा द्वारा फलीभूत होकर संतान को सफलता के सोपान पर आसंस्त करते हैं, तब कठिन परिश्रम, अध्ययन और परीक्षा की शुचिता आदि की परिभाषाएं शीर्षक बन जाती है। नौकरी हेतु आहूत की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में सेवा शब्द प्रारंभ से ही जुड़ जाता है और निर्धारित अवधि के पश्चात घर आते समय भी सेवा मुक्त शब्द प्रयुक्त होता है। ये सेवा उस परीक्षा की नैमित्तिक सेवा न रहकर जब उसकी वैयक्तिक सेवा में परिवर्तित हो जाती है, तब वो सेवक से शाह का सफर तय कर नौकरशाह बन जाता है। आईएएस में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों के स्वागत समारोह में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि पर यही नौकरशाह अपनी सफलता रूपी प्रेयसी के साथ नृत्य करता है। मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में आदर्श की चादर ओढ़कर लोक सेवा की दुहाई देता हुआ चेहरा जब सेवा काल में नकाब उतारकर जनता की गाढ़ी कमाई पर ऐश करता है, तब वो और भी अनुकरणीय बन जाता है। उसकी तनख्वाह से आगे की हनक, रुतबा चलते समय गाड़ी के आगे पीछे बजती दुंदुभी जनता के बीच कौतूहल और आकर्षण पैदा करती है। हर व्यक्ति में लालसा पैदा होती है कि काश उसकी भी औलाद यही परीक्षा उत्तीर्ण कर सम्राट का मुकुट पहन लोक सेवा के नेपथ्य में लोक पर शासन करे।
ये लेख मुझ जैसे नाचीज के प्रशासनिक अधिकारी न बन पाने के दर्द का परिणाम नहीं है, अपितु उस कोरे झूठ का पर्दाफाश करने का निमित्त है जो 90% आईएएस अधिकारियों के माथे पर लोक सेवा का कलंक बनकर तथाकथित आदर्श का डंका बजवाता है। विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य वेतनमान पर चयनित ये लोक सेवक जब जनता की गाढ़ी कमाई से तिजोरी भर कई फ्लैट, भूखंड, फार्म हाउस का मालिक बन हजारपति से अरबपति बनने का सफर पूरा करता है, तब वो और अधिक अनुकरणीय बन जाता है। सत्ता के पैरों में जूते पहनाना, उतारना, फीते बांधना और मलाईदार पोस्टिंग हेतु चरण चाटन तक की उद्यमिता करना उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। हर अभिभावक और विद्यार्थी के मनमस्तिष्क में इस नौकरी की इच्छा बलवती होती जाती है। ये परीक्षा व्यक्ति को रंग से राजा बनाने का सामर्थ्य रखती है। बाकी सरकारी सेवाएं भी जनता की इतनी सेवा तो कर ही चुकी है कि आज लगभग हर व्यक्ति विकास के पेड़ पर चढ़कर गुलाम भारत के यातनापूर्ण शासन को आजाद भारत के भ्रष्ट शासन से अच्छा कहता नजर आता है। मेरा मकसद सर्वोच्च सेवा की सर्वोच्च परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली सर्वोच्च मेधाओं को रेखांकित करना नहीं, अपितु इस सेवा के नाम पर सर्वोच्च भ्रष्टाचार कर कुबेर की लुंगी पहन जनता के बीच सर्वोच्च सेवक बनने के छद्म रूप को उद्घाटित करना है। लोक सेवा लोक के लिए है अथवा लोक की सेवा लेने हेतु, ये निर्णय उस आयोग के हवाले छोड़कर इतना अवश्य कहूंगा कि व्यक्ति को मानव से ईश्वर बनाने वाली इस परीक्षा में मेधाओं की सामर्थ्य जांच के साथ उन मानवीय मूल्यों की भी जांच होनी चाहिए जो उन्हें मरे जमीर के साथ अवकाश ग्रहण तक, भ्रष्ट से भ्रष्टतम तक का मानद सफर तय कराते हैं। हम भी समस्त टॉपरों के साथ आईएएस बने सारे अभ्यर्थियों को बधाई देते हैं, किंतु उनके स्वागत गीत में बज रहे डीजे में दौलत की खनक और उस रेड कारपेट को ओझल किए बिना, जिसके नीचे लाखों किसानों की पगड़ियां दबकर आजीवन कराहती रहती है। त्यागराज स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पद के दुरुपयोग पर अंजनी कुमार ने अपनी फेसबुक वॉल पर यह लिखा, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका था। 2021 की यूपीएससी सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को बधाइयां मिल रही थी। मैंने भी हिंदी माध्यम से टॉपर रहे मेरे मित्र रवि सिहाग को कॉल करके बधाई दी। रवि ने इस साल 8वीं रैंक लाकर हिंदी माध्यम के झंडे गाड़ दिए थे। रिजल्ट घोषित होते ही चयनित अभ्यर्थियों के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मंगल ग्रह पर पानी खोज लिया हो। अब आते हैं हिंदी माध्यम पर। मित्र रवि कुमार सिहाग को साल 2018 में 337वीं रैंक और 2019 में 317वीं रैंक मिलने के बाद अंततः एक बेहतर रैंक मिली। अब जाकर वो प्रॉपर आईएएस बन सकते थे। हिंदी माध्यम से होना उनके लिए भी चुनौती था, वो भी तब जब वो अंग्रेजी का स्टडी मटेरियल प्रयोग करते थे, मतलब अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री पढ़ना और मातृभाषा हिंदी में मेंस परीक्षा लिखना। साथ ही पिछले चयन में मिली नौकरी का एक्सपोजर भी था। इसके अलावा 22वीं रैंक पर एक और हिंदी माध्यम का उम्मीदवार काबिज था। वास्तव में आप इसे उम्मीद की किरण ही कह सकते हैं। उम्मीद नहीं, ये 18वीं रैंक का झंडा जहां गड़ा है उसके पीछे का रास्ता लंबा और खाली है। 2011 से पूर्व जब तक परीक्षा का पैटर्न नहीं बदला था, तब तक जो हिंदी माध्यम 48% पर था, वो हिंदी माध्यम आज 2 से 3% रिजल्ट में ऐसा खुश है जैसे गड़ा हुआ धन मिल गया हो। ये रिजल्ट भी सरकार को दिए ढेरों ज्ञापन, आंदोलन, मंत्री मुख्यमंत्री, पत्राचार, अखबार कवरेज, सोशल मीडिया और न जाने क्या क्या करने के बाद भी ठीक से नहीं हासिल है। और अब अगर कुछ बेहतर हो भी जा तो भी डीपी अग्रवाल जैसे आधुनिक मैकाले का किया हुआ, जो गुजरे 10 साल में हमारी पीढ़ी ने भुगता है, क्षम्य नहीं है। डीपी अग्रवाल यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस नए पैटर्न को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब कुछ लोग इस पर ज्ञान दे सकते हैं कि भाषा चयन में कोई बाधा नहीं है, ये मात्र हिंदी माध्यम का प्रलाप है। तो उनसे एक ही बात कहनी है, साल 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा का इंटरव्यू सुनिए।
वो बताती है कि पिछले अटेम्प्ट में मेंस का फॉर्म भरते समय गलती से उनका माध्यम हिंदी क्लिक हो गया था। अतः उन्हें वो परीक्षा हिंदी माध्यम में देनी पड़ी और वो कुछ अंकों से चयन से चूक गई, परफॉर्म नहीं कर सकी। इससे बड़ा साक्ष्य हिंदी भाषाई हताशा का क्या होगा? भाई, अगर भाषा चयन और ज्ञान की अभिव्यक्ति में कोई बाधा नहीं है तो टॉपर महोदया को पूर्व में ही हिंदी माध्यम से परीक्षा देने पर भी चयनित हो जाना चाहिए था। और बात हिंदी या अंग्रेजी में परीक्षा देने की नहीं है। परीक्षा की तैयारी, उसका प्रोसेस, उपलब्ध अध्ययन सामग्री, मेंस के उत्तर जांचने वालों का रवैया, यूपीएससी बोर्ड की उम्मीदवारों से अपेक्षाएं मायने रखती है और ये अपेक्षाएं अंग्रेजी को पोषित करती है। ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दौड़ शुरू करने की लाइन बराबरी की नहीं है। पूरे परीक्षा पैटर्न का झुकाव अंग्रेजी और तकनीकी बैकग्राउंड की तरफ है। देसी, स्थानीय और हिंदी माध्यम के ग्रामीण बच्चों के लिए इसमें प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स के स्तर से ही एलिमिनेशन है। उनके लिए जगह ही नहीं है। रिक्शे वाले, चाय वाले, सब्जी वाले के बच्चों को आईएएस बनते देखने का बाजारवाद आपको सत्य नहीं देखने देता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आज संभव सब कुछ है, वो भी बनेंगे अगर डिजर्व करते हैं, पर इसे यूनिवर्सल मत मानिए। फिलहाल हिंदी माध्यम के इतने से परिणाम से खुश होकर भाषाई हताशा का मखौल मत उड़ाइए। ये हिंदी माध्यम के मरणासन्न शरीर पर हंसने जैसा है कि देखो उसने अभी अभी हाथ हिलाए। हम हिंदी माध्यम वाले एक लंबे नैराश्य से गुजरे हैं। हम टूट गए हैं। हम काबिल थे, पर हमें दौड़ में बराबरी पर नहीं रखा गया। हम फिर भी चयनित हो गए, पर हम हर परिणाम पर गुस्से से भरे रहते हैं। हम सामान्य होने की कोशिश करते हैं, पर उम्मीद की इक्का दुक्का किरणें हमारे नैराश्य को तोड़ने की बजाय और भड़का देती है, क्योंकि हमें उम्मीद की किरण नहीं, उम्मीद का पूरा सूर्य चाहिए। शेष रवि सिहाग के बहाने ही सही कुछ तो सुधरे और हिंदी माध्यम फिर से यूपीएससी के परिणाम में बराबरी कर सके। हमारा काम सही प्रक्रिया का पालन करना है। यद्यपि अगर ऐसा करके भी हम परिणाम तक नहीं पहुंचते तो स्वाभाविक तौर पर चिंता होती है, लेकिन चिंतन का एक बिंदु यह भी है कि हमने प्रक्रिया का सटीक और यथासंभव अनुकरण किया भी है या नहीं। विगत दिनों में हिंदी माध्यम के एक बड़े छात्र वर्ग ने इसे लेकर कई विवेकपूर्ण, आक्रोश भरी, निराशाजन्य और कुंठा से भरी अभिव्यक्तियां की है और शिक्षक वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। लिहाजा इससे कई प्रश्न और जरूरतें पैदा हो गई है। जरूरतों की व्याख्या में पहला बिंदु यही है कि एक बड़े छात्र वर्ग को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हुआ ठीक हुआ। उनकी भाषा, अभिव्यक्ति की शैली और स्थूल दृष्टि उनके चयनित न हो पाने की पूरी कहानी कह रही है। दूसरा, अपने शिक्षकों पर मुग्ध मत हो जाइए। परीक्षा आपसे स्थित प्रज्ञता की मांग करती है। तीसरा, जो शिक्षक परीक्षा की प्रक्रिया का सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म विश्लेषण पूरी ईमानदारी से करता है, जैसे पाठ्यक्रम के हर विषय के हर खंड का विगत वर्षों में वेटेज, हिंदी अंग्रेजी माध्यम के टॉपर से बातचीत का निष्कर्ष, पिछले 5-6 वर्षों की महीन वृत्तियों की जानकारी देता है, उसे गालियां देकर उसकी प्रेरणा और जज्बे का हरण मत कीजिए। चौथा, यह जाहिर है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध विषय वस्तु अपेक्षित रूप से कम गुणवत्ता युक्त, परीक्षा की मांग के कम अनुरूप है और कॉपी जांचने वालों की हिंदी के प्रति सहजता कम होने के कारण हम पहले से ही 25-30 नंबर पिछड़ जाते हैं, जिस पर अनिवार्यतः काम होना चाहिए। लेकिन परीक्षा की प्रकृति को समझाने वाले स्पष्टतः कहते हैं कि इसके बाद सारा दोष विद्यार्थी का है। यहीं से सवाल खड़े होते हैं। विवाद का पहला प्रश्न यही है कि विशेषज्ञों का यह मानना कितना सही है। दूसरा, क्या हम हिंदी माध्यम वाले अपनी प्रकृति में आलसी हैं? क्या हम परीक्षा की मांग के अनुरूप नहीं पढ़कर, प्रक्रिया की पालना न कर, विशेषज्ञता हासिल करने में ही लगे रहते हैं? क्या हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास और उत्तर लेखन अभ्यास में कोताही बरतते हैं? क्या हम प्रश्नों के मर्म को ही ग्रहण करने में पिछड़े हैं? इन सवालों का ईमानदारी से परीक्षण कर हम कम चयन के कारणों और संभावित जवाबों तक पहुंच सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा में भाषाई माध्यम में हिंदी सहित
सभी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की तुलना में बेहद पीछे हैं। भारतीय भाषाओं को परीक्षा माध्यम बनाने के पीछे तर्क था कि लोग अपनी भाषा में बेहतर लिख पाएंगे, पर अंग्रेजी का वर्चस्व अब भी बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। यूपीएससी रिजल्ट में जामिया यूनिवर्सिटी के 52 छात्रों के सफल होने की खबर पर कुछ मित्रों ने कहा कि वे उर्दू माध्यम के प्रतियोगी रहे होंगे, पर यह तथ्य गलत है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के 2019 के 94वें फाउंडेशन कोर्स में कुल 326 प्रोबेशनर थे, जिनमें 315 अंग्रेजी, 8 हिंदी और 1 से 1 गुजराती, कन्नड़, मराठी से थे। उर्दू से कोई भी नहीं चुना गया था। शालिनी ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही अपनी फेसबुक पोस्ट में ये बातें लिखी। आप खुद नहीं बन पाएंगे यूपीएससी टॉपर, केवल बधाई देते रह जाएंगे। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया। खबर पढ़कर आप में ग्लूकोन-डी वाली इंस्टेंट एनर्जी आ गई होगी कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप भविष्य के सपने सजाने लगते हैं। आप बिल्कुल उस मासूम प्रेमी की तरह हैं जो मोहल्ले की प्रेमिका से एकतरफा सच्चा प्यार करता रह गया और आपके प्यार को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएन ले गया। जी हां, ऐसा ही हाल होता है हिंदी माध्यम में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का। बाप देश में नौकरियों के सर्वोच्च पद अंग्रेजी माध्यमों वालों के लिए रिजर्व है। हां, रिजर्व है। यूपीएससी में हिंदी माध्यम का केवल विकल्प होता है। 60 से 70 लोग भी फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते। आईआईएम, सीडीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ में हिंदी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा रोजगार नहीं दे पा रही है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा तबका हर एक साल बेरोजगार बनता होगा। सबसे भयावह सवाल तो यह है कि हिंदी माध्यम से पढ़े बेरोजगारों की इतनी बड़ी खेप को कहां खपाया जाएगा। ताज्जुब तो तब होता है जब संसद में सबसे ज्यादा सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री हिंदी बेल्ट से आते हैं। फिर भी हिंदी भाषी छात्रों को रोजगार नहीं मिल पाता। हर स्तर पर उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। प्राइवेट नौकरी में तो उन्हें बड़ी सख्ती से बोला जाता है, इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आखिर ये छात्र जाएंगे कहां? कुछ छात्र जो ज्यादा मेहनती होते हैं अपनी अंग्रेजी ठीक ठाक कर सेटल हो जाते हैं, पर बाकी छात्रों की ऊर्जा का इस्तेमाल केवल झंडा उठाने में करवाया जाता है, क्योंकि बेरोजगारों की फौज से ही असली राजनीतिक कार्यकर्ता पनपते हैं। होश में आ जाइए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है कि सरकार जिस माध्यम में आपको शिक्षा देती है उस माध्यम में रोजगार नहीं देती। सुमन जी की फेसबुक वॉल से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने आए छात्रों को क्या नहीं करना चाहिए? एक टीवी रिपोर्टर ने यूपीएससी टॉपर से पूछा। टॉपर का सरल सा जवाब था, 4, हर 2 महीने में रूम शिफ्टिंग न करें। ये एक बार शुरू होने के बाद कभी नहीं रुकेगा। आज आप मुखर्जी नगर में होंगे, कल नेहरू विहार, फिर गांधी विहार, वजीराबाद, आजादपुर, तिमारपुर, जीटीबी नगर आदि। 5, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या टॉपर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इच्छित सीट पाने के लिए 40 से 50 मिनट कोचिंग क्लास के बाहर खड़े न रहें। लक्ष्य लबासना, मसूरी में सीट पाने का रखें, कक्षा में नहीं। 6, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद आराम करने के लिए हिमालय की यात्रा पर न जाएं। आप काराकोरम को याद कर सकते हैं, लद्दाख, ज़स्कार, पीर पंजाल, वहां जाए बिना भी। 7, गैर उम्मीदवारों के सामने अपना ज्ञान न बघारें। लड़कों के बीच ओबीसी और चाचियों के बीच हाय मेरा बच्चा की अभिव्यक्ति छोड़कर इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक का 5वीं पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।